Yes, online class. Am I audible? हेडिंग लिखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये क्या है, ये क्या है? हाँ, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है। पार्टनर्स की इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी किसने ले रखी है? फर्म ने। पार्टनर्स ने पर्सनली नहीं ले रखी है, फर्म ने ले रखी है। और सौरभ, उसका प्रीमियम कौन देता है? फर्म देती है, पार्टनरशिप की फर्म देती है। ठीक है। जैसे एबीसी पार्टनर है, तीनों की मिला के 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तीनों की मिला के कितने की पॉलिसी है? 1 लाख की, सपोज करो 1 लाख की पॉलिसी है। मतलब तीनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो फर्म को कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख। किसी एक की भी डेथ हो जाती है, वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जैसे वाइफ और हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट होता है बैंक के अंदर, वैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों की पार्टनर की मिला के जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और उसका प्रीमियम किसने दिया है? फर्म ने। अब दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, when joint life policy premium is treated as an expense। दूसरा, when joint life policy premium is treated as an asset। अब तुम सुनना, तुम्हें मैं एक बेसिक बात बताता हूँ, तुम्हें सबको पता ही होगा ही। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अनिरुद्ध, 2020 में हमने फायर इंश्योरेंस करवाया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अगर 1 साल में आग नहीं लगी तो क्या दोबारा उसका हमें बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा क्या? वो लैप्स हो गया। अब आपको दोबारा प्रीमियम भरोगे तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मरीन इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, सब में यही ट्रीटमेंट होता है। कार इंश्योरेंस में भी यही होता है, मरीन इंश्योरेंस में भी यही होता है, फायर इंश्योरेंस में भी यही होता है कि आपको एक बार प्रीमियम देने के बाद उसका बेनिफिट अगले साल नहीं मिलेगा। अगर वो टाइम पीरियड चला गया तो आपको दोबारा प्रीमियम भरना पड़ेगा, और वो आपको पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? देखो, किसी पर्सन ने 20 साल के लिए, सर जी क्यों, तो आप तो 10 बजे आओगे। हाँ, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? भाई मैं 9 बजे के बाद किसी के लिए भी वेट करने के लिए बाउंडेड नहीं हूँ। जबकि यहाँ तो एक रूल और है, हमें बोला गया है कि अगर बच्चा 5 मिनट लेट आए जो तो उसको क्लास में एंटर ही नहीं होना देना चाहिए। कम से कम मैंने तुम्हें एंटर तो होने दिया है, तो यू हैव टू बी ऑन टाइम। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो अब। तो सुनो, अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है। अगर किसी ने 20 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया, है ना, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। लाइफ इंश्योरेंस 20 साल के लिए करवाया, और लाइफ इंश्योरेंस का जो टोटल कवर है वो 20 लाख है। लाइफ इंश्योरेंस का कवर कितना है? और 10,000 पर मंथ की प्रीमियम है। एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है। हर एक पर्सन कितने की प्रीमियम पे कर रहा है? 10,000 पर मंथ। आज तक 5 ईयर्स में कितना प्रीमियम पे करेगा? दिमाग दौड़ाओ आपका बिना कैलकुलेटर के। 10,000 पर मंथ है, 5 साल में वो कितना प्रीमियम पे कर देगा? 6 लाख। 10 ईयर्स में 12 लाख। 15 ईयर्स में 18 लाख। 20 ईयर्स में 24 लाख। इसको 50 लाख का कर लेते हैं। रूल क्या है? आप हर महीने 10,000 का प्रीमियम देते रहो।
अगर 20 साल के बीच में किसी की डेथ हो जाती है कभी भी विद इन 20 ईयर्स एट एनी टाइम, ही इज एलिजिबल फॉर हाउ मच मनी? चाहे वो 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही डेथ हो जाए उसकी, डजंट मैटर, ही विल गेट अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लाख। अगर 20 साल में डेथ नहीं हुई, बात है 20 साल में डेथ नहीं हुई, तो उसने कंपनी को कितने रुपए दे दिए प्लस इंटरेस्ट, अलोंग विद द इंटरेस्ट, जो भी उसका जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उसको 24 लाख प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा? रिफंड। क्या हो जाएगा अनिरुद्ध? 24 लाख प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? तो इसका मतलब 100% श्योर है क्या कि फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस ये हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है? क्योंकि इनके बदले में कुछ नहीं मिलना। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है क्या? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं? क्योंकि हमारा पैसा 100% श्योर है कि अगर उस टाइम पीरियड में डेथ नहीं हुई तो आपको पैसा मिलेगा ही, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट और मिलेगा। आपको एक कवर भी मिल रहा है, सिक्योरिटी कवर भी मिल रहा है और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वही तो, इसलिए हमारा एसेट है ना। अपन बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, तो बिल्डिंग हमारी एसेट है कि नहीं है? एसेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट। एसेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमारा क्या है? अरे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना, लेकिन वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जबकि पैसा हम फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में भी दे रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेंस क्या हो रहा है? नील, लैप्स हो रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस वालों को इससे क्या फायदा? चलो भाई बताओ। हाँ, नहीं, ये बोल रही है कंपनी वालों को क्या बेनिफिट है? बैंक मान लो, बैंक तो क्या मान लेंगे अपन? एक बैंक टाइप, बैंक के टाइप ही इंश्योरेंस कंपनीज होती है। अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो आपसे हर महीने 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं और 20 साल तक ले रहे हैं, तो आपको तो वो इंटरेस्ट दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उस पैसे को क्या करने कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ पर्सन उतनी डेथ भी नहीं होती जितनी, मतलब प्रोपोर्शनेटली, तो वो सारा टोटल मिला के भी इंश्योरेंस कंपनी फायदे में होती है, उनको लॉस नहीं होता, क्योंकि इतने सारे कवर्स है। आज LIC 5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। अच्छा, LIC ने अपनी एक ब्रांच खोल रखी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो वो आपसे इंश्योरेंस का प्रीमियम लेती है और इनको एज ए लोन दे देती है वही पैसा, और उसका आपको इंटरेस्ट कम देती है, इससे इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है, वो डिफरेंस कमाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये होता है। अब सुनो, तो यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप में जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर्स का जॉइंट कवरेज, और उसका प्रीमियम कम दे रहे हैं फर्म। अब यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन है, उस प्रीमियम को अनिरुद्ध या तो हम क्या माने, या हम क्या माने, ऐसे। दोनों ही केस में जनरल एंट्रीज होती है, when the premium is treated as an expense and when the premium is treated as an asset। इंडिविजुअल नहीं, फर्म के अकाउंट से जाते हैं, तो फर्म दे रही है तो कौन दे रहा है? वो अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट कम मिल जाएगा उनको, लेकिन वो उनका कवर तो मिल रहा है ना उनको। अच्छा, एक और वर्ड होता है सरेंडर वैल्यू। कौन सी वैल्यू? अब सुनो, इस पर्सन ने 10,000 पर मंथ का प्रीमियम दिया, 5 साल बाद, देखो सुनो सिद्धार्थ, हमने जो इंश्योरेंस लिया है वो कितने ईयर्स के लिए लिया है? तो कंफर्म हो गया भैया 20 साल तो प्रीमियम देना ही पड़ेगा। अगर इसने 5 साल बाद पॉलिसी बंद करवाई, भैया अब मैं अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं किसी रीजन से, तो 5 साल में उसने कंपनी को कितने रुपए दिए? सपोज करो कंपनी उसको 4,70,000 वापस कर रही है, क्योंकि पहली बात तो उसने पॉलिसी तोड़ी, FD टाइप रूल हो गया। FD अगर अपन मैच्योरिटी से पहले तोड़ेंगे तो क्या होगा? हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, कुछ चार्ज और कट जाएगा।
तो अगर आप पॉलिसी को बीच में तोड़ते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हो, क्या कर रहे हो पॉलिसी, तो आपको क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। क्या मिलेगी आपको, सरेंडर। तो सरेंडर वैल्यू क्या होता है, व्हेन, तो अच्छा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। ए बी सी तीन पार्टनर है, बी की डेथ हो गई तो पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन बी रिटायर हो रहा है, बी क्या हो रहा है, अब वो बोलेगा भैया वो पॉलिसी का पैसा जो हमने दे रखा है उसमें मेरा भी तो पार्ट है, वो अपना पार्ट लेके जाना चाहेगा, नहीं लेके जाना चाहेगा। तो अगर बी रिटायर हो रहा है तो मजबूरी में उन पार्टनर्स को पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो फर्म से हमें क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या समझ रहे हो तुम, अगर तीन पार्टनर है ए बी सी और बी की डेथ तो किसी की हुई नहीं और बीच में ही बी रिटायर हो रहा है, अब रिटायरमेंट के टाइम पे बी क्या बोलेगा, मुझे मेरे पॉलिसी के पैसे चाहिए, क्योंकि फर्म की तरफ से प्रीमियम गया है तो उसमें मेरा भी पार्ट है, तो जो मेरा पार्ट है वो मुझे चाहिए। वो कैसे मिलेगा, वो तो पॉलिसी सरेंडर करेंगे तब जाके तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, बीच में थोड़ी देगी। तो हमें उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ता है। तो और इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू। क्या मिलती है हमें इंश्योरेंस कंपनी से, सरेंडर वैल्यू। लॉस, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 470, लॉस तो है ही, वो तो आपने जितना प्रीमियम दिया इससे थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो फिर अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स। सरेंडर करना कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इट इज कंपलसरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वो तो अपना पार्ट लेके जाएगा। तो जो कंपनी से जैसे अपन जनरल रिजर्व बांटते हैं, जैसे अपन WCR बांटते हैं, जैसे अपन बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटते हैं, वैसे अपन क्या बांट देंगे, JLP का सरेंडर वैल्यू, JLP का सरेंडर वैल्यू। चलो अब पहला पॉइंट लिखो। नहीं नहीं, वो तो पॉलिसी खत्म हो गई ना वही, क्लेम मिलने के बाद पॉलिसी खत्म हो गई। फिर आपको अगर नई पॉलिसी लेनी है तो वापस ले लो, जो बचे हुए पार्टनर है वो। अपने तो दिया ही नहीं ना, फर्म ने दिया है। हाँ इक्वल रेशियो है। हाँ, तो हाँ इन्होंने, मैं तेरी बात समझ गया, इन्होंने 1 लाख दे दिया तो वो फिर वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री हो जाएगी, जैसे गुडविल में एडजस्टमेंट करते हैं वैसे JLP का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा अपने अकाउंटिंग में है नहीं क्वेश्चन कोई। हाँ तो अपने को तो यही मानना है, कुछ ना गिवन हो तो अपने को सरेंडर करना ही है। हाँ करना ही है। हाँ, हो सकता है अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। लेकिन मैंने कहा ना अपने क्वेश्चन में जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है वो सिर्फ यही हो रही है कि आपको ये मानना है कि सरेंडर होगा और सरेंडर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। पॉलिसी तो एक ही है ना भाई, पॉलिसी तीनों की मिला के एक है, एक ही तो पॉलिसी सरेंडर होगी भाई। 3 लाख रुपए का कवर है, वो तीनों का मिला के है, एक ही पॉलिसी है। हाँ लॉस तीनों को ही होगा, वो तीनों में ही बटेगा। चलो लिखो। प्रैक्टिकली तो हो सकता है, अपने अकाउंट्स में नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली तो ऐसा हो सकता है, अकाउंटिंग तो अपन यही मानेंगे कि सरेंडर वैल्यू करना ही है। तो नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी ना फिर, जब अपन ने टर्म्स एंड कंडीशन ABC की बना रखी है, तो नए पार्टनर D के टाइम पे जब पॉलिसी लेंगे, तो D के टाइम पे पॉलिसी लेंगे तो आपको पूरी पॉलिसी सरेंडर करके नई पॉलिसी करनी पड़ेगी ना, तो वो वाली पॉलिसी को कैंसिल करनी ही पड़ेगी। हाँ चलो लिखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिखो। और पॉइंट ए लिखो, व्हेन JLP प्रीमियम, तो पूरा भी लिख सकते हो, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम is treated as an expense, when JLP premium is treated as an expense,
और ये भी सेम कंडीशन है क्वेश्चन में, अगर ये लैंग्वेज आए तो भी तुम्हें समझ लेना है कि जेएलपी एक्सपेंस। और व्हेन जेएलपी अकाउंट इज नॉट ओपनड, व्हेन जेएलपी अकाउंट इज नॉट ओपनड और मेंटेन्ड, अब लिखो, कंटिन्यू लिखो, डैश लगा के लिखो। इन दिस केस, इन दिस केस as a normal expense, as a normal expense, JLP premium, as a normal expense, JLP premium will be charged every year by profit and loss account. Will be charged every year by profit and loss account. अब एंट्री लिखो, when JLP premium is paid, तो जैसे नॉर्मल एक्सपेंस पे करते हैं वैसे जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करने की जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं पी एंड एल अकाउंट टू जेएलपी प्रीमियम। वो थोड़ा न्यू फॉन्ट में एंड लिखा हुआ है। हाँ, अरे लिखा ना, व्हेन जेएलपी प्रीमियम इज पेड व्हेन इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पी एंड एल से चार्ज करने की एंट्री है, पेमेंट करने की एंट्री। भाई एक्सपेंस सैलरी पे करने की एंट्री बताना, सैलरी टू कैश, उसकी जगह जेएलपी प्रीमियम टू कैश। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सैलरी में कैसे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस टू जेएलपी प्रीमियम। नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। और थर्ड एंट्री लिखो, थर्ड एंट्री लिखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हाँ मतलब थर्ड पॉइंट लिखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट when surrender value received or due, मतलब either received or due।
तो बहुत बड़ी बात है कि आप क्लास में बैठे हो, अदरवाइज आपको क्लास में एंट्री भी नहीं है 5 मिनट के बाद। आफ्टर 5 minutes यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लास इफ यू आर लेट, इट इज अ रूल। तुम तो 10 बजे आओगे, पार्क थोड़ी है जब मर्जी आ गए जब मर्जी चले गए। आपके लिए मैं बाकी के 40 स्टूडेंट को वेट तो नहीं करा सकता ना। बैंक इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ जाओ आ जाओ, आने के लिए तो मैंने मना किया ही नहीं। तो फाइनली जब सरेंडर वैल्यू का अमाउंट आएगा तो पैसे आएंगे, या फिर इंश्योरेंस कंपनी अभी नहीं दे रही है तो हम उसको डेटर मान लेंगे, या तो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी। अनिरुद्ध अगर पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं आया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सरेंडर वैल्यू तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बस ये 3 बेसिक सी छोटी सी एंट्रीज है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, व्हेन जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड, सेकेंड हेडिंग, व्हेन जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड as an investment or asset, as an investment or asset, फिर लिखो और when JLP account is maintained, or when JLP account is maintained देखो, in this case premium paid is treated as an investment, premium paid is treated as an investment, and every year, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, and every year the surrender value of JLP is treated as an asset which is shown in balance sheet. Surrender value is treated as an asset which is shown in balance sheet. And the excess over surrender value will be charged, and the excess over surrender value will be charged to profit and loss account. सपोज करो अनिरुद्ध, पहले साल हमने 4000 का प्रीमियम दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर इसकी सरेंडर वैल्यू क्या है, तो पूरा 4000 कहां चला जाएगा, P&L अकाउंट। दूसरे साल हमने 4000 का, अब कंपनी क्या बोल रही है, अगर तुम दूसरे साल सरेंडर करते हो, हम सरेंडर कर नहीं रहे अनिरुद्ध, लेकिन हमारी वैल्यू हमें पता है कि अगर हम सेकेंड ईयर सरेंडर करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। इसका मतलब कंफर्म है कि आज भी अगर हम पॉलिसी छोड़ देंगे तो 1500 तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो 1500 हमारा क्या हुआ, एसेट।
क्योंकि वो तो हमें मिलेगा। तो हम 1500 को तो क्या मान लेंगे, और बाकी 2500 को क्या मान लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो 1500 का बैलेंस बच गया। अब नेक्स्ट ईयर हमने कितना प्रीमियम पे किया, 4000। हम तो हमारी तरफ से उसको एसेट ही मान रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5500। 5500 में से अब कंपनी बोल रही है नेक्स्ट ईयर अगर आप तीसरे साल सरेंडर करते हो तो आपको टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी। मतलब अनिरुद्ध 5500 में से 3600 तो हमें मिलने के 100% चांस है। दोबारा सुन लो, यहाँ वैल्यू कितनी थी 1500, प्रीमियम कितना पे किया 4000। हम तो प्रीमियम को क्या मान रहे हैं, एसेट। क्या मान रहे हैं, एसेट। 1500 और 4000 हमारे अकॉर्डिंग एसेट कितना हो गया, जबकि कंपनी हमें कितना देगी, तो 3600 को तो क्या मान लेंगे, और जो बचा हुआ 1900 है वो पी एंडल से चार्ज। फिर वालो 3600 प्लस 4000 हमारे अकॉर्डिंग एसेट कितना हुआ, और कंपनी हमें सरेंडर वैल्यू कितनी दे रही है, तो 200 रुपये हम किससे चार्ज कर लेंगे, और 7400 कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट। हाँ वो 200 लॉस है, क्योंकि हमने तो माना है 7600, जबकि एक्चुअल में हमें मिलेंगे कितने 7400। तो 200 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, पी एंडल से चार्ज। नहीं तो अलग अलग साल है ना, ये अलग अलग ही दिखाएंगे सबको। लेकिन अभी देखो मैंने लास्ट लाइन क्या लिखवाई है, एनी एक्सेस ओवर सरेंडर वैल्यू विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही तो मैंने बताया कि सरेंडर वैल्यू से ऊपर का जो वैल्यू है वो कहाँ चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तुम इलस्ट्रेशन 7 निकालो। नहीं वो तो सरेंडर अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो हर साल की हमें फिक्स लिस्ट आ जाती है कि आप 15 साल बाद सरेंडर करोगे तो इतना मिलेगा, 5 साल बाद सरेंडर करोगे तो, ताकि कस्टमर के माइंड में रहे कि अगर मैं सरेंडर कर रहा हूँ तो मुझे कितना लॉस हो रहा है। कोशिश कंपनी की यही रहती है कि लोग सरेंडर ना करें। सरेंडर वैल्यू विल चार्ज, एक बार बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, सरेंडर वैल्यू एंड द एक्सेस ओवर सरेंडर वैल्यू विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस सुन रहा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो इसमें क्या लिखोगे, वो तो क्वेश्चन में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 7 निकालो, इलस्ट्रेशन 7 और इलस्ट्रेशन 7 पढ़ो ध्यान से। ये जो भी बच्चे लेट आए हैं अगर ये क्वेश्चन में ध्यान दे लेंगे तो उनको वैसे ही टॉपिक आ जाएगा। रेड व्हाइट एंड ब्लैक, पे अटेंशन। रेड व्हाइट एंड ब्लैक, here profit and loss in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2016. अब लिया उन्होंने पॉलिसी 2000 और ₹50,000, a premium of 3000 being paid annually. टोटल वैल्यू कितनी है 50,000। अगर किसी की डेथ होती है तो हमें 50,000 मिलेंगे, और उसका एनुअल प्रीमियम कितना है 3000। 10th जून डेट भी फिक्स है। The surrender value of the policy on 31st December of various years, 2016 में nil, 2017 में 900, 2018 में 2000, 2019 में 3600। Black retires on 15th April. Up turn the page. Required prepare ledger account assuming no joint life policy account is maintained. तो ये कौन सा वाला केस है, उसके ऊपर लिखो, जो ये लाइन लिखी है उसी के ऊपर लिखो, JLP premium is treated as an expense, so that you can relate कि जब अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है तो उसको क्या मानते हैं अपन, एक्सपेंस मानते। JLP premium is treated as an expense। कल क्वेश्चन तो चलो अनिरुद्ध, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्यों, देखो अब क्वेश्चन में पहली बार प्रीमियम कब से चालू हुआ है, 10th जून 2016। 10 जून को एंट्री क्या होगी, JLP प्रीमियम टू बैंक, और फिर 31 दिसंबर को एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम।
चलो अब आंसर में देखो, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा कितनी बार करना है? हर बार, हर साल यही एंट्री होगी, यही ट्रांसफर होगी, यही एंट्री होगी, ट्रांसफर होगी, यही एंट्री होगी। डेट भी सेम, अमाउंट भी सेम, P&L भी सेम, सब कुछ सेम। हाँ सौरभ, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? तो जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर अगले साल देखो 10 जून 2017, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी सिंपल, 4 एंट्री जेएलपी प्रीमियम अकाउंट बनाना है। बोलो कोई दिक्कत? क्यों सिद्धार्थ, आ गया क्या? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, बस 4 साल की। अब नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, वो देखो। पहले साल 31 दिसंबर 2016, इसकी लेजर करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अनिरुद्ध टू जेएलपी प्रीमियम। देखो 31 दिसंबर 2016 जेएलपी प्रीमियम, 31 दिसंबर 2017 टू जेएलपी प्रीमियम, 31 दिसंबर 2018 टू जेएलपी प्रीमियम, 31 दिसंबर 2019 टू जेएलपी प्रीमियम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 साल तक हमने उसको 3-3 हज़ार रुपये शो कर दिया। तो एक्सपेक्ट है ना, 4 साल का खाली एक पॉइंट गिवन है अपने को, सारे सारे एक्सपेंस, सारी इनकम, ये थोड़ी चीज गिवन है। अब 2020 में उसकी डेथ हो गई। कब डेथ हो गई? 2000, नहीं डेथ नहीं हुई, सॉरी, रिटायर हुआ है। 2020 में रिटायर हो गया। तो आज का जो लास्ट वाला सरेंडर वैल्यू था 2019 का, वो कितना है? अच्छा अब देखो, मैंने जो थर्ड एंट्री लिखवाई थी, ये वाली, अब पैसे आएंगे नहीं आएंगे? कितने आएंगे कंपनी के पास? और किसको मिलेंगे वो? तीनों पार्टनर को। टू ब्लैक, टू वाइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक टू वाइट टू रेड। 3600 को बांटो कौन से रेशियो में? दोबारा कर लेते हैं। तो इसकी बेसिकली एंट्री ये भी कर सकते हो। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, आप बताओ पहले कौन है? अनिरुद्ध, इसके कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है, बैंक टू रेड टू वाइट टू ब्लैक, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू रेड टू वाइट टू ब्लैक। 3600 रुपये जो लास्ट में मिल गए, वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इतने भी मिले। और बाकी का हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया। 15 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहा है सौरभ। कब रिटायर हो रहा है? 15 अप्रैल 2020। और जो जस्ट लास्ट की जो सरेंडर वैल्यू 2019 वाली है, वो कितनी है? तो मतलब 2019 से 2020 के बीच में कभी भी रिटायर होगा तो कितने रुपए मिलेंगे? 3600। तो 3600 रुपये मिल जाए। कौन से 2000 का? ये पहले वाले हैं। अगर वो 2018 में रिटायर होता तो 2000 मिलते, 2017 में होता तो वो जितना अमाउंट है वो मिलता। लेकिन अब रिटायर कब हो रहा है? 2019 के बाद। तो जो लेटेस्ट वाला अमाउंट है वो मिलेगा 3600। ओल्ड रेशियो में बांट दो, बस जैसे जनरल रिजर्व बांटते हैं वैसे बांट दो। तो ये था जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब 8th इलस्ट्रेशन सेम क्वेश्चन है, जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, लिखो क्वेश्चन में लिखो, फिर वो क्वेश्चन बोर्ड पे करेंगे। 8th इलस्ट्रेशन,
क्वेश्चन सेम है, रिक्वायर्ड। सिद्धार्थ, पेज नंबर 8.121, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है क्या? उस रिक्वायर्ड में ऊपर लिखो, व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट और एज एन एसेट। व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एसेट। अब सुनो, अच्छा मैं क्या समझ में आया? अगर जेएलपी ट्रीटेड एज ए प्रीमियम, तो सरेंडर वैल्यू से, बीच वाली सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली सरेंडर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम हर साल की सरेंडर वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ सरेंडर वैल्यू पे ध्यान रखना है। पहले साल सरेंडर वैल्यू क्या है? नील, जीरो। इसका मतलब पूरा 3000 सौरभ किससे चार्ज कर लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो 31 दिसंबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, पहला साल सबको क्लियर है? तो बैंक अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सरेंडर वैल्यू जीरो है, पूरे को एक्सपेंस मान लेंगे। फिर आ जाओ, 10 जून 2017। कॉन्सेप्ट क्या है? 3000 रुपये हमने पे करे, उसमें से अगर हम आज सरेंडर करते हैं, इस साल में सरेंडर करते हैं, तो कंपनी हमें कितने रुपए दे रही है? 900। बाकी का 2100 हमारे लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? तो जो एक्सपेंस है वो तो कहां से चार्ज कर लेंगे? और बाय बैलेंस, ये हमारा एसेट हो गया। बोलो, सेकेंड ईयर सबको क्लियर है ना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2100, 900। अब आ जाओ वापस, 900 तो एसेट है, 900 तो कंपनी दे सकती है हमें। 3000 रुपये पे कर दिए, उसमें से अगर हम आज भी छोड़ देते हैं सरेंडर वैल्यू, हमने तो पे कर दिया, तो कंपनी हमें 900 रुपये देगी। तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 2100। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे, बाकी का बाय बैलेंस। अब 1 जनवरी 2000 कौन सी आती है इसके बाद? 18। ये है 17। नहीं, पहले बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट तो 1 जनवरी को ही करेंगे ना। और टू बैंक अकाउंट 10 जून को हम, क्यों? अब बेटा 10 जून को टू बैंक अकाउंट। अब कहानी समझो, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बच रही है, लेकिन कंपनी हमें कितना देगी? 2000। तो 1900 हमारे लिए लॉस है कि नहीं है? जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है। मार्क्स का 2000 का तो बैलेंस है, और 10 जून को फिक्स है कितना पे करना है? इसमें से कंपनी हमें कितना देने को तैयार है? तो 1400 लॉस हो गया क्या?
देखो लास्ट में 1 जनवरी 2020 को टू बैलेंस पीटी कितना है 3600। 10 जून आई नहीं, प्रीमियम प्रीमियम पे करने की डेट आई नहीं, उससे पहले रिटायर हो रहा है, तो हमने अपनी जेब से तो कुछ दिया नहीं, और 3600 हमें मिल गए। तो देखो टू बैलेंस पीटी देखो 3600, और 15 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट 3600। तो देखो बाय बैंक अकाउंट 3000, ये जेएलपी अकाउंट क्लोज। सीधा दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। उसमें हमने हर बार बाय पी एंडल बाय पी एंडल बाय पी एंडल बाय पी एंडल किया था 3000 3000 3000। इसमें सरेंडर वैल्यू के एक्सेस को हमने पी एंडल से चार्ज करना है, बाकी का बैलेंस शीट क्यों दे रहे 3000 नील 900 रुपये था तो 2100 पी एंडल से। 3900 में से 2000 हमें सरेंडर वैल्यू है, तो पी एंडल से कितना चार्ज करेंगे 1900। फिर 2000 प्लस 3000 5000, 5000 में से 3600 सरेंडर वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो लॉस कितना हुआ 1400 पी एंडल अकाउंट। अब नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम। अरे जेएलपी प्रीमियम अकाउंट है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ जो है ये रियल अकाउंट है। पिछले वाले में क्या था वो, पिछले वाले में क्या था नॉमिनल, यहाँ क्या होगा रियल, क्योंकि उसको हम क्या मान रहे हैं एसेट मान। जब एक्सपेंस मानेंगे तो नॉमिनल, एसेट मानेंगे तो रियल। और देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, पहले वाले में 2 JLP कितना लिखा हुआ है, सेकेंड वाले में, थर्ड में जो पी एंडल के अमाउंट है, पहले 3000 चार्ज किया था, फिर 2100, फिर 1900, फिर 1400। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं है, वो सेम एंट्री होगी जो अपन ने पहले करी थी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ब्लैक टू वाइट टू रेड जो भी है। तो ये दो क्वेश्चन थे, व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एसेट। एक तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, जेएलपी अकाउंट प्रीमियम उसमें यूज करना है जब एक्सपेंस होता है, तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, इसमें जेएलपी अकाउंट, और फिर एक पी एंडल अकाउंट तो बनाया है अपने, यहाँ बाय बैंक लिख दिया ना, उसके बाद नीचे लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक टू वाइट टू रेड, तो उसमें जेएलपी का रोल क्या है, बैंक टू जेएलपी आ गया, ऐसा आ गया, वो सीधा बाय बैंक लिख के बांट देंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 9। अब भी एक क्वेश्चन कर ले, फिर दे दूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरे 9th क्वेश्चन पढ़ो ना। ए वॉन्ट्स टू रिटायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एडजस्टमेंट भी है, बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए वॉन्ट्स टू रिटायर, बी एंड सी एग्रीड टू कंटिन्यू as 2:1. Joint life policy was taken on 1/1/2014 for rupees 1 lakh and surrender value on 31st December 2019 is 25,000. अनिरुद्ध थोड़ा ध्यान दे लो। For the purpose of A's retirement, goodwill was raised for rupees 1 lakh. Goodwill मतलब फर्म की goodwill है 1 lakh. Sundry fixed assets were revalued at rupees 1,10,000. But B and C did not prefer to show such increase in asset in the balance sheet. मतलब अपन एडजस्टमेंट एंट्री से भी कर सकते हैं और मेमोरेंडम से भी कर सकते हैं। ऑल्सो दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द एज क्लेम, मतलब वो ए को क्या कर रहे हैं 50% तो पेमेंट कर रहे हैं और 50% लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं।
टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000 टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखने में 3 एंट्री दिख रही है लेकिन एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, वर्किंग नोट बहुत सारे हैं। तो आराम आराम से पहले अपन वर्किंग नोट पे ध्यान देंगे, वो सुनना, ध्यान करना क्या है। पहले तो अपन एक काम करते हैं, ए का हिसाब करते हैं। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को जाने दो, बाय बाय टाटा। तो ए को जाने दो। हाँ, तो वो क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। हाँ ए, चलो। कैपिटल ऑफ ए, बोलो ए की कैपिटल कितनी है? 50,000 है क्या? सिर्फ ए के बारे में सोचना है। क्या बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है? बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? नहीं है। अब देखो ए को क्या क्या मिलेगा। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पढ़ना। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट वाज रिवैल्यूड फॉर रुपीज 1,10,000। पहले देखो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितना है? 80,000। अब कितना हो गया? 1 लाख। कितना बढ़ा? हमें एक ही है, रिवैल्यूएशन की सिर्फ एक ही एंट्री है खाली, 80,000 से 110। 30,000 में ए का पार्ट हमें सिर्फ किसका निकालना है? ए का पार्ट। ए का पार्ट बताओ कितना है? 5/10। तो क्या कैलकुलेशन? 30,000 इंटू 5/10। जो जो ए को मिल रहा है हमें सिर्फ वो करना है। अब जेएलपी देखो, जेएलपी, जेएलपी बैलेंस शीट में एसेट साइड में कितनी है? इसका मतलब है। और नीचे कितनी है? नहीं, सरेंडर वैल्यू 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को वो रिटायर हो रहा है, तो 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू 25 हो गई। तो 20 से 25 बढ़ी कितनी? 5,000 में ए का पार्ट, 5,000 में ए का पार्ट। मैं बताता हूँ। तो जेएलपी कितनी होगी? 2,500। अब सुनो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस शीट तो तुम्हें पता ही है। अगर बैलेंस शीट में 20,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है जेएलपी, तो वो उन तीनों की कैपिटल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है? जेएलपी की सरेंडर वैल्यू हमने पहले से बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट फर्नीचर रिप्रेजेंट? एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अकाउंटिंग विजन में एसेट इक्वल्स टू, मतलब हमने कैपिटल से तो फर्नीचर खरीदा होगा, फर्नीचर बिकेगा तो किसको मिलेगा? तीनों को मिलेगा। तो इसका मतलब अगर जेएलपी 20,000 एज एन एसेट बैलेंस शीट में शो हो रखा है, तो वो 20,000 किसका? उन तीनों में है कि नहीं है? मतलब उस 20,000 में ए का पार्ट ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, कैपिटल में इसमें इंक्लूडेड है। एक्स्ट्रा कितना बड़ा है? कितना और देना है? 5,000 का 5/10। भाई जितनी भी एसेट्स होती है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, नहीं करती? तो इसका मतलब 20,000 अगर हमने पहले जेएलपी एसेट में दिखा रखा है, तो उसकी कैपिटल ऑलरेडी उत्ते से रेज्ड है। ऑलरेडी तीनों की कैपिटल उत्ते से क्या है? रेज्ड है, कि एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। तो वो कैपिटल, वो 20,000 ऑलरेडी एक ही कैपिटल में इंक्लूडेड है। ऑलरेडी 20,000 का जो पार्ट है वो एक ही कैपिटल में क्या है? इंक्लूडेड है। तो अब हमें कितना और इंक्लूड करना है? 5,000 में उसका पार्ट, 5,000 में उसका। अगर ये समझो तीनों पार्टनर ने 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगाई। अच्छा, उनका सिर्फ एक बिजनेस है, बिल्डिंग खरीद के रेंट पे देना है, और कोई बिजनेस नहीं करते वो। चलो, ये थोड़ी मोटी पार्टी है, 2 करोड़ रुपए लगा दिए इसने। पतली पार्टी 1 करोड़, कितने हुए? 3 और 1.5 करोड़, 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने एक बिल्डिंग खरीद ली, कॉमर्शियल प्लॉट खरीद लिया, कॉमर्शियल बिल्डिंग खरीद। अब बैलेंस शीट बनाओ, बनाओ। बस ये इतना एक ट्रांजे, और कुछ नहीं है। बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल लाइबिलिटी साइड बिल्डिंग एसेट, और कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब वो बिल्डिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल को। और वो बिल्डिंग अगर बिकेगी तो वो पैसा तीनों को मिलेगा, नहीं मिलेगा? और जो ये रेंट कमा रहे हैं वो किस में आ जाएगा? प्रॉफिट एंड इनकम आ जाएगी। बस ये इनका धंधा है, और कोई काम नहीं है इनका। तो ये चीज समझ में आ गई। 4.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग, 4.5 करोड़ रुपए कैपिटल।
तो इसका मतलब जो जो भी एसेट्स होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आइदर लाइबिलिटीज को और कैपिटल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जेएलपी का 20,000 रुपये एसेट साइड में शो रखा है वो ऑलरेडी कैपिटल में इंक्लूडेड है क्या? तो अभी हमें 20,000 तो बांटना नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल जो 50,000 लिखी है मैंने एक ही, उसमें ऑलरेडी क्या है वो। तो एडिशनल अब इंक्रीज कितना हुआ है, 5,000, तो 5,000 में उसका पार्ट, 5,000 में उसका पार्ट, इसलिए हमने उस 20,000 को नहीं लिया। सबको क्लियर हो गई ये बात? तो 5,000 में उसका पार्ट। ये लो, ए का पार्ट हो गया 67,500। वो तो पिछले बेटा पिछले साल की वैल्यू 20,000 थी। अब जब 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है तो हमें पता लगा कि उसकी सरेंडर वैल्यू 25 हो गई है। सरेंडर वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले कितनी थी, 900। आप एसेट को समझो, सुनो, पहले वैल्यू कितनी थी, 900, फिर कितनी हो गई? तो इसका मतलब अगर पहले साल सरेंडर करते हैं तो हम एसेट कितना है, 900। अगले साल बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा, अगले साल बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा, जितना सरेंडर वैल्यू बढ़ती जा रही है हर साल, तो हमारी एसेट भी बढ़ती जा रही है। तो पहले 20,000 हमने दिखा रखी थी, लेकिन जब रिटायरिंग के टाइम पे हमने सरेंडर वैल्यू पूछा कंपनी से कि आज अगर हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे, तो कंपनी ने हमें क्या बताया, आज सरेंडर वैल्यू करते हो तो कितने मिलेगी, 25,000 मिलेगी। तो पहले से हमने कितना शो कर रखा है, 20,000, सरेंडर वैल्यू 5,000 और बढ़ गई। वो तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है सरेंडर वैल्यू की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बैलेंस शीट में नया वाला अमाउंट, हाँ रिवैल्यूएशन, सेम रिवैल्यूएशन का एसेट की तरह करना है। जैसे जैसे सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाएगी रिवैल्यूएशन, आप इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी मान सकते हो। पहले से 20,000 की एसेट थी, अब वो 5,000 बढ़ गई, तो अब हमारी एसेट कितनी हो गई, 25,000। चलो ए का हिसाब हो गया। तो ए को टोटल अमाउंट देना है 67,500। कॉपी निकालो। अच्छा रुको, गुडविल और निकाल लेते हैं, वेट। हाँ बोलो, गुडविल, टोटल गुडविल कितनी है, अनिरुद्ध टोटल गुडविल कितनी है, उसमें उसका पार्ट कितना है, टोटल अमाउंट पेबल टू ए। पहले तो ये वर्किंग नोट नोट करो, कॉपी निकालो, लिखो आंसर नंबर 9, कैपिटल ऑफ ए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जेएलपी एज पार्ट और गुडविल। हाँ ये वर्किंग नोट नोट करो जिसमें अपन ए का टोटल पेबल अमाउंट लिखेंगे। तो आ रहा है, देखो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 67,500, वो तो हो गया एडजस्टमेंट, और 50,000 की कैपिटल और प्लस कर दो तो टोटल 11,7,500 आ गया। पहले तो ए का हिसाब करना है, ए की कैपिटल, ए का रिवैल्यूएशन, ए का जेएलपी, ए की गुडविल। अब इसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी, दे डोंट वांट टू चेंज द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो अपन इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। टोटल अमाउंट पेएबल टू ए 1,17,500। ओके, अब सुनो, बस
हाँ आप सुनो, नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपको पता है गुडविल किस में बढ़ती है, गेनिंग रेशियो में। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यहाँ पे अपन गुडविल के साथ जेएलपी और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो दे डोंट वांट टू शो द चेंजेस ऑफ एसेट्स। तो देखो पहले तो ओल्ड न्यू रेशियो क्या है इनका, 2:1, 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो इसका 3/10, इसका 2/10। न्यू माइनस ओल्ड किया, गेनिंग रेशियो है 11:4, 11:4। अब उसको क्या क्या मिलेगा, रिवैल्यूएशन कितना मिल रहा है उसको, जेएलपी कितनी मिल रही है और गुडविल कितनी मिल रही है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 67,500। 67,500 कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल 11:4 में बांट दिया। कौन से रेशियो में, 11:4 में। जो लिखा है उसके नीचे नोट करो। जैसे गुडविल बांटते हैं वैसे दो चीजें और इंक्लूड करके, क्योंकि वो चेंज करना नहीं चाहते तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग टू रिटायरिंग, जरूरत नहीं है की एंट्री मत दोगे। मैंने सीक्वेंस आपको क्या बताया है, पहले रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, बैलेंस शीट में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल, फिर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट। तो ये सीक्वेंस फिक्स है, इसी से करो आप, इससे सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, वो जेएलपी के चेंज को और रिवैल्यूएशन के चेंज को नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते। देखो हाँ, तो जो पैसा आएगा वो कौन ले लेगा, बी और सी। जब भी आएगा एक बार ए का हिसाब दे रहे हैं, तो ए को तो वो अपने कैपिटल से दे रहे हैं, बाद में वो कैश खुद ले लेंगे। एक बार वो ए को क्या दे रहे हैं, अपनी कैपिटल से दे रहे हैं, इसलिए उनकी कैपिटल क्या कर दी हमने, डेबिट, और ए की कैपिटल क्या कर दी, क्रेडिट। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, पॉलिसी ले ली 20 साल की, 20 साल तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो। 6 साल बाद आपने बोला मुझे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी, तो आपने जो प्रीमियम दे रखा है उसमें से आपको प्रीमियम रिटर्न मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। तो क्योंकि आपने पॉलिसी को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर मतलब हमने पॉलिसी को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तो उससे जो वैल्यू मिलती है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं, वो हमारी एसेट है। हाँ ये तो एक्सपेंस है ना, इसमें सरेंडर वैल्यू का कोई लेना देना ही नहीं है, खाली लास्ट में मिल जाएगा एक साथ, जब रिटायर होगा तब मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें पी एंडल से चार्ज का डिफरेंस है ना, बैलेंस शीट में अकाउंटिंग का डिफरेंस है। इस चीज़ का डिफरेंस है, इसको अपन बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरे को एक्सपेंस मान रहे हैं, इसमें पूरे को एक्सपेंस नहीं मान रहे हैं। अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग तो करेंगे ना, और क्या होती है, फिर ये क्या ऐसे फेक ही है क्या ये, नहीं अकाउंट। इको में तो माइक्रो है ना, माइक्रो तो कॉन्सेप्चुअल है, वैसे एक पूरी कॉन्सेप्ट है, वो तो रटी जा ही नहीं सकती, रट ही नहीं सकते आप। नहीं माइक्रो का तो रियल लाइफ में है, माइक्रो मैक्रो दोनों का है। जब अपन एक्चुअली जब तुम इकोनॉमिक्स में पीएचडी करोगे, इकोनॉमिक्स को बहुत आगे जाके लेके जाते हो, तो जब आप इकोनॉमिक्स बनते हो तो आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई करनी होती है। अभी तो तुम खाली बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो,
लेकिन जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है, वो तो प्रैक्टिकली उसको यूज करते ही है ना। हाँ, वो सब बहुत सारी चीजें अजम्पशंस के बेस पे है। हाँ, ये एंट्री नोट कर ली। हाँ, उसमें पूरा पैसा मिल जाएगा। नहीं, मैच्योरिटी पे तो पूरा अमाउंट मिलेगा, जो आपने दिया है उसको इंटरेस्ट और मिलेगा। एसेट कम कैसे होगा? आपने हर साल 5-5 हजार रुपये दिए, 10 साल तक दिए। बोलो कितने रुपए हुए? 6 लाख। तो आपको 6 लाख अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पे, तो आपको ज्यादा ही मिल रहा है ना। बुक में तो जितना जितना पे करे उतना उतना लिखेंगे। सरेंडर वैल्यू स्टार्टिंग में कम लिखी होगी, लेकिन लेटर ऑन वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, हर साल बढ़ती है ना। हर साल सरेंडर वैल्यू क्या होती है, आप जितना लेट सरेंडर का लोगे आपकी एसेट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, सरेंडर वैल्यू तो बढ़ेगी ना। चलो नेक्स्ट एंट्री, ये वाली एंट्री नोट कर ली। अब अपन ए को पेमेंट कर देते हैं, ए को पेमेंट की एंट्री लिखो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाफ तो पेमेंट करना है बैंक में, हाफ करना है लोन अकाउंट में। टू बैंक अकाउंट टू एज लोन अकाउंट। 7 लाख कौन किसने? 50 लाख तो मिलते हैं अपन। तो लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों ले रहा है उसके बाद 50 लाख ही है तो उसी को एफडी करवा देगा। अरे अनुराधा का फैन है क्या? तो टोटल पेमेंट कितना करना है? 1,17,500। क्यों? 117,500। टू बैंक में लिखो 58,750। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू एज लोन अकाउंट। बोलो, ए को टोटल पेमेंट कितना करना है? हाफ कैश में, हाफ लोन अकाउंट में। ये तो था ए का हिसाब। अब हमें एक कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट, वो लास्ट स्टेप है। उसके बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ये एंट्री कर ली सबने? अब कैपिटल एडजस्टमेंट देखो। एज इट इज। आपको पता है ना बैलेंस शीट में कोई चेंज। वाई? बिकॉज दे वांट टू कीप ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज इट इज। तो इन्वेंट्रीज कितनी है? इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स एएलपी और बैंक। अच्छा बैंक देखो, नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। नाउ दे वांट टू कीप द बैंक बैलेंस ऑफ 25,000। तो हम बैंक 10 की जगह कितना लिख देंगे? 25,000। लाइबिलिटी साइड, पॉलिसी कहाँ लैप्स हो गई? तो उन्होंने अपने कैपिटल से दे दिया ना उसको पार्ट।
वो तो बाद में जब कैश मिलेगा तब उसको दिखा देंगे। अभी क्या हुआ है, 20,000 का एसेट दिखा रखा था हमने, 5,000 का बढ़ गया, 5,000 का पार्ट उसको दे दिया। किसने दे दिया? वो दोनों ने दे दिया। अब थोड़े दिनों बाद जब भी बैंक में पैसा आएगा तो वो कौन बांट लेगा? रिमेनिंग पार्टनर बांट लेंगे। अभी हमारे पास कैश आने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने क्या किया, 5,000 को उसके कैपिटल से एडजस्ट कर लिया, रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में से दे दिया कि तू भाई पकड़, बाद में जब आएगा तब हम देख लेंगे। इसलिए एसेट में नहीं बैलेंस, अभी आया नहीं है ना, पैसा आएगा तब देखेंगे। हाँ, ट्रेड पेएबल, बैंक लोन, और ट्रेड पेएबल और एज लोन। एक मिनट, 205 में से माइनस करना, 205 में से माइनस करो 128,750। हाँ, न्यू बैलेंस शीट से न्यू कैपिटल निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस। देखो 2-4 मिनट अगर तुम ध्यान दे लोगे तो तुम्हें 10 मिनट्स का ब्रेक भी मिल सकता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद करूंगा नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बच रहा है, इसको ध्यान से देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ, ये पहले वाली बैलेंस शीट को हमने एज इट इज नोट कर दिया, खाली बैंक को 10,000 की जगह अनिरुद्ध कितना लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे वांट टू मेंटेन द बैंक बैलेंस ऑफ 25,000, इसमें खाली एक चेंज है, इधर बैंक लोन एज इट इज, ट्रेड पेएबल एज इट इज, क्योंकि आपको पता है ए का लोन अभी हमने निकाला था 58,750, वो नए नई बैलेंस शीट के लिए लाइबिलिटी है कि नहीं है, तो एज लोन। और आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, तो इसके एसेट के टोटल में से लाइबिलिटी माइनस करी तो ये दोनों की क्या आ गई, कैपिटल। अब हमें कैपिटल का टोटल तो पता है, इंडिविजुअल नहीं पता, वो हम निकालेंगे, तो टोटल ये आ गया बैलेंसिंग फिगर से, इसको इतना नोट कर लो वर्किंग नोट में, नीचे नोट करो एज ए वर्किंग नोट। हाँ, वर्किंग नोट में बनेगी, हमें तो खाली एंट्री करनी है, बनाना ही नहीं है। ये तो हमने कैपिटल निकालने के लिए बनाई है, ये आंसर में तो हमें खाली एंट्री करनी है। इनकी इंडिविजुअल कैपिटल कितनी है वो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल बना के निकालेंगे। हाँ, ज्यादा है ना, मन को भटका मत सुंदरियों के चक्कर में, पढ़ ले। वो जो पीछे वो लड़की लेट आती है उसका क्या नाम है, आ जाई नहीं ना वो, नहीं आती थी नहीं। आप लोगों को नोट नहीं करना है, तो ये बैलेंसिंग फिगर से ही निकाल लिया, अब इनकी इंडिविजुअल कैपिटल निकालते हैं, 2 मिनट का काम और है फिर क्वेश्चन कंप्लीट। कि बेटा क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, नहीं नहीं जेएलपी तो चेंज करनी ही नहीं है ना हेमंग, एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं दिखाना है, जिनमें एसेट्स की वैल्यू को चेंज लिखा हुआ है क्लियरली, दे डू नॉट वांट टू शो द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसलिए हमने जेएलपी को भी 20 दिखाया और फिक्स, मतलब अपने को चेंज करना ही नहीं है ना, अगर कभी भी ये लाइन आ जाए तो खाली बैंक और कैपिटल चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता। बैंक चेंज होगा क्योंकि वो बैंक 25,000 रखना चाहते हैं, कैपिटल चेंज होगी वो नई एडजस्टमेंट आएगी, बाकी सारी एसेट लाइबिलिटी सेम रहती है। समझ गए ना चिन्मय और हेमंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए हमने नया नहीं लिखा है। ओके नाउ अब देखो ये लिख लिया, ए का तो चक्कर ही खत्म करते हैं अपन, सिर्फ कैपिटल किसका बनाएंगे, बी और सी का।
BC। चलो बताओ। अरे 2 मिनट का काम है। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल कितनी है इनकी स्टार्टिंग में? 40-30। 2 A's कैपिटल। देखो ये वाली एंट्री से आज था। बी डेबिट कितने से हो रहा है? और ये 18,000 से। और टू बैलेंस सीडी हमें कैपिटल भी पता है कितनी है। कितनी है? 76। उसको वो कौन से रेशियो में रखेंगे? न्यू रेशियो में रखेंगे ना। निकालना। 5833 आ रहा है क्या? 50। न्यू रेशियो है ना। न्यू रेशियो 2:1 में रखना चाहते हैं। और ये 25,417। ये न्यू कैपिटल आ गई। तो बैलेंस शीट में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये लो। ये बैलेंस शीट में जिसने नहीं लिखा था वो लिख दो। पहले ये लिखो 5833 25 417। ये कहाँ से है सिद्धार्थ? ये 76 250 को न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं। कौन से रेशियो में रखना चाहते हैं? न्यू रेशियो क्या है? 2:1। तो ये 5833 25 417। अब ये लोग कैश कितना लेके आएंगे वो निकाल लेते हैं। क्लियर है? आप है ना इसका आंसर देखोगे तो आपको दिखेगा यार 3 एंट्री तो है क्या है। पूरा क्वेश्चन करवा लिया इन्होंने हमसे। अब बाय कैश। हाँ, लेकिन ये कैश कितना लेके आए वो निकालना है। इंडिविजुअली हाउ मच कैश दे हैव ब्रॉट। चलो बोलो इसका टोटल फटाफट। का प्रॉफिट तो अपन कैपिटल एडजस्टमेंट में करेंगे ना। डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है। अरे इसमें से माइनस करके बताओ। 60। ये इसकी ओपनिंग कैपिटल थी। इतना इनका कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो बचा हुआ पैसा वो कैश लेके आएंगे। इसकी लास्ट एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना पैसा लेके आए हैं? इन दोनों को प्लस करना। 73। तो ये 3 एंट्री करनी थी। छोटा सा ही क्वेश्चन था। चलो। चलो 500 सेकेंड डिस्काउंट। बैंक लोन अलग चीज होती है। ये वर्किंग नोट सबको नोट करना जरूरी है। आपकी बुक में गिवन नहीं है वर्किंग नोट कोई सा भी। डायरेक्ट आंसर दिखा दिया डायरेक्ट। इसलिए वर्किंग नोट सबने नोट कर लिया ना। नोट करना, बैलेंस शीट बनाना और ये सब जरूरी है। उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कहाँ से आए पैसे।
रिटायरमेंट का सही है, रोज के 3 क्वेश्चन चल रहे हैं। क्यों? अब इसमें तो मैं होमवर्क भी नहीं दे रहा, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 9 के 9 क्वेश्चन करवा दिए, और कल भी बच रहे वही करवाऊंगा सारे। रिटायरमेंट डेथ के तो मैंने पहले ही बोल दिया था सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कितना टाइम लग जाए। और एडमिशन के भी मैंने यहीं बिठाई करवा लिए थे सारे।